हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आपके प्रारब्ध कर्मा के बारे में। कर्मों के 4 प्रकार होते हैं। प्रारब्ध है, क्रियमान है, आगामी है एंड संचित कर्म है। संचित में से ही ये सारे कर्मास जो है वो निकलते हैं और प्रारब्ध वो कर्म है जो आपको इस जीवन में भोगना ही पड़ेगा। आप चाहे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, किसी योगी, किसी साधु के पास जाइए, ये बात आपको सुनने को बहुत मिलेगी कि बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध में था, ऐसा होना था, इसलिए ऐसा हुआ। प्रारब्ध को काटा नहीं जा सकता। तो अब हम इस फ्रैक्शन को, इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि जो तुम्हारे प्रारब्ध में था वो होना ही था। अब हमें ये अगर पता लगता है कि हमारे प्रारब्ध में क्या है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, तो हो सकता है कि हम उस प्लैनेट के ऊपर काम करके, उस ग्रह के ऊपर काम करके, उस ऊर्जा के ऊपर काम करके उसको थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करें। जैसे कि कुछ एग्जांपल चार्ट अगर आप देखें तो चार्ट ऑफ इंदिरा गांधी। अब ये हम सबको पता है कि इंदिरा गांधी का जो विवाह है वो ऐसा लगता है कि कुछ अनकन्वेंशनल सॉर्ट ऑफ विवाह है, जहाँ पर प्रेम संबंध होता है। परिवार पहले विवाह के लिए मना करता है, बट फिर भी संबंध बनता है और उसके बाद भी संबंध सर्वाइव नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो इवेंट था, ये जो विवाह का इवेंट था, ये प्रारब्ध से प्रभावित था। एट द एज ऑफ 25 में विवाह होना, और छठे भाव में कौन ग्रह बैठे हुए हैं? छठे भाव में बैठे हुए हैं शुक्र। शुक्र की मैच्योरिटी विंडो होती है 25। तो 25 के अंदर शुक्र बता रहा है कि मैं कोई ना कोई कर्मा क्रिएट करूँगा और वो कोई इवेंट, कर्मा, विवाह, संबंध, रिलेशंस, इनके माध्यम से मैनिफेस्ट करेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि प्रारब्ध हमेशा मैलेफिक होता है तो ये भी गलत बात है। अगर आप चार्ट देखते हैं सलमान खान का, तो उनका जो प्रारब्ध है कनेक्ट करता है प्लैनेट बुध से। बुध जो है विपरीत राजयोग बना रहे हैं, 6th के स्वामी 8th में जाके बैठे हुए हैं और बुध की मैच्योरिटी विंडो होती है 32। अब आप देखते हैं कि 32 की विंडो पे सलमान खान के जीवन में एक्चुअल में ब्लॉकबस्टर मूवी देने का वो समय था, एक नेम फेम का वो समय था, क्योंकि यही प्लैनेट एक तरह का विपरीत राजयोग बना के बैठा हुआ है, जो इंडिकेट करता है कि जैसे ही प्रारब्ध मैनिफेस्ट करेगा वैसे ही आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव इवेंट होंगे, कुछ अच्छे इवेंट घटित होंगे। तो प्रारब्ध हमेशा मैलेफिक होता है, ये बात ठीक नहीं है, लेकिन प्रारब्ध जिस एज पे आपका प्लैनेट इंडिकेट कर रहा है उस एज पे आपके जीवन में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक इवेंट आपको होता हुआ दिखाई देगा। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा विवाह ही मेरा प्रारब्ध था क्या, मेरा परिवार मेरा प्रारब्ध था क्या, मेरी संतान मेरा प्रारब्ध है क्या, तो मैं आपको एक प्लैनेट बताने की कोशिश करता हूँ कि आपका जो छठा भाव है, इससे आप अपने प्रारब्ध कर्मों को देखते हैं। जी हाँ, हम हर तरह के कर्मों को एक भाव स्पेसिफिक तरीके से देखते हैं। जैसे कि अगर कोई बात करेगा क्रियमान कर्मा की, तो हम उसको देखेंगे 10th हाउस से। अगर कोई बात करता है प्रारब्ध की, तो हम देखते हैं 6th हाउस से। और अगर कोई बात करता है आगामी कर्मा की, कि भाई इस जन्म में तो जितने कर्म कट गए, मोक्ष होगा नहीं, तो भविष्य में मैं क्या एक्सपीरियंस करूँगा, उसका पता लगता है 12वें भाव से। आज हम बात करते हैं अगर छठे भाव की, तो छठे भाव को हम जानते हैं कि ये रोग, ऋण, शत्रु सब चीज़ों को इंडिकेट करता है, एक मैलेफिक भाव है। तो हमारा एक जनरल परसेप्शन होता है प्रारब्ध को लेके भी। जैसे आप कर्म की बात करते हो, अगर कहीं हंसी मजाक का भी माहौल चल रहा है, जैसे ही आपने कहा कर्म होता है, प्रारब्ध होता है, तो लोग एकदम सीरियस हो जाते हैं। जनरल एक अंडरस्टैंडिंग है, जनरल एक परसेप्शन है, एक थिंकिंग है कि प्रारब्ध का मतलब है नकारात्मक, प्रारब्ध का मतलब है समस्या, प्रारब्ध का मतलब है ऑब्स्टेकल, प्रारब्ध का मतलब है चैलेंजेस, प्रारब्ध का मतलब है रुकावट ही आएंगी जीवन में, बल्कि ये सत्य नहीं है। प्रारब्ध हमेशा समस्या के बारे में बात नहीं करता, वो समाधान के बारे में बात भी करता है। प्रारब्ध आपके लिए अच्छा भी हो सकता है अगर आपकी कुंडली में आपके छठे भाव के अधिपति, मान लीजिए आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, छठे में बैठे हैं, 10वें में है, 11वें में है, 8वें में है, 12वें में है, तो ये इंडिकेट करता है कि गॉट गुड प्रारब्ध। अगर आपके छठे भाव का अधिपति जिस भी प्लैनेट की राशि में बैठा हुआ है, ग्रह की राशि के अंदर बैठा हुआ है, मान लीजिए वो आपके बर्थ चार्ट के अंदर तीसरे, छठे, 10वें, 11वें, 8वें, 12वें इन भावों के साथ कोई भी संबंध बना ले, तब भी आपका प्रारब्ध बेनिफिक प्रारब्ध में शिफ्ट कर जाता है। और तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग जिसे हम भूल जाते हैं वो यह है कि प्रारब्ध इज़ मोर लाइक, अगर प्रारब्ध क्रिएटर प्लैनेट, प्रारब्ध को दिखाने वाला प्लैनेट कुंडली में नीच की राशि में, अस्त स्थिति में है, वक्री अवस्था में है, मतलब उसके साथ कुछ भी स्पेशल चल रहा है, तभी वो इंडिकेट करता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कुछ स्पेसिफिक कर्मास या स्पेसिफिक चीज़ें होंगी ही होंगी। इस व्यक्ति का जीवन जो है सामान्य जीवन नहीं होगा। जैसे किसी की कुंडली में आपको ये कहना है कि भाई तुम्हारा जो जीवन है वो सामान्य जीवन तो मुझे दिखाई ही नहीं देता है। आपने उसके लग्नेश को देखा, आपने उसके 4th लॉर्ड को देखा, लेकिन जब तक आप 6th लॉर्ड को देखेंगे नहीं, तब तक आप ये नहीं कह सकते। मान लीजिए उसका 6th लॉर्ड रेट्रोग्रेड है,
कंबस्ट है या फिर उच्च का है, नीच का है, या फिर वो किसी रेट्रो प्लैनेट के साथ किसी भी तरह के कंजंक्शन में है, युति में है, एक्सचेंज में है, तब व्यक्ति से सीधा सीधा कहा जा सकता है यू आर नॉट अ सिंपल पर्सन। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि कुछ अच्छा या कुछ बहुत बुरा, कुछ बहुत अच्छा है कुछ बहुत बुरा करके दिखाओगे। इसको एक तरह से आप नेम एंड फेम की भी एक कंडीशन मान सकते हैं या देख सकते हैं। अब उन लोगों के लिए जो कि यही नहीं देखना चाहते कि छठा भाव क्या है, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अपना बर्थ चार्ट ओपन कीजिएगा। बर्थ चार्ट में ये पर्टिकुलर भाव आपका 6th भाव कहलाता है और 6th भाव या छठा भाव ही आपको आपके प्रारब्ध के बारे में बताता है, आपको आपके कार्मिक ऑब्स्टेकल्स के बारे में या चैलेंजेस के बारे में रूपांतरित करता है, निरूपित करता है। इसके अंदर कोई एक नंबर आ रहा होगा, 1 से 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है और उस नंबर के अकॉर्डिंग इसका एक प्लैनेट, इसका एक अधिपति बन जाता है। पहली बात तो ये जो नंबर आ रहा है यही अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ये जो नंबर है ये बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि अगर आपके छठे भाव में ही 7 नंबर आ गया, मान लीजिए 7 नंबर है, तो क्या होगा आपके लिए विवाह की राशि, 7 नंबर विवाह की राशि है, तो विवाह की राशि से ही आपका प्रारब्ध बंधा हुआ है। आप केवल अपने जीवन में ही नहीं, अपने आस पड़ोस के जीवन में, अपने मदर फादर के जीवन में, डॉटर, ग्रैंडफादर, उन सब के जीवन में जिनकी भी मैरिज हो चुकी है, उनके जीवन में आप इस ऊर्जा को देखेंगे कि भैया इनकी जो मैरिज है, इनका जो संबंध है, इसकी वजह से मेरी लाइफ में डिफ़िकल्टी है। मेरे पास कुछ तो केसेस ऐसे आते हैं जैसे कि 7 नंबर उनके 6th हाउस में आ रहा है। वो आगे क्या कहते हैं कि मेरा चाचा तो ठीक थे, बट जब से हमारे चाचा की मैरिज हुई है, हमारी चाची घर में आई है, तब से मेरी लाइफ जो है वो डिफ़िकल्ट हो गई है। मेरे अंकल ठीक हैं बट आंट जो है वो ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं विवाह डायमेंशन से उनको उनका प्रारब्ध दिखाई देता है। जैसे ये पर्टिकुलर इवेंट आपके आसपास होगा, यू गोना फील बिट स्केयर्ड, बिट थोड़ा डरावना, थोड़ा डिस्टर्ब्ड, थोड़ा दबा हुआ हम महसूस करना अपने आप शुरू यहाँ पे कर देता है। तो 1 से 12 तक की राशियों को पहले समझते हैं कि क्या क्या वो इंडिकेट करती है। मान लीजिए किसी का 1 नंबर है उसके छठे भाव में, तो 1 नंबर का मतलब है इनिशिएट करना। तो यहाँ पर आपको प्रारब्ध तब महसूस होगा जब आप कुछ नया इनिशिएट करना चाहते हो। कई बार होता है ना कि मैं कुछ नया करना जैसे ही शुरू सोचता हूँ, किसी चीज़ के बारे में सोचता हूँ, कुछ मन बनाता हूँ, वैसे ही मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में बस ऑब्स्टेकल्स है। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं मेरे पास बिजनेस के बहुत आइडियाज़ हैं, मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ, बट जैसे ही मैं कुछ प्लान आउट करने की कोशिश करता हूँ मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। ये जो फियर या इनसिक्योरिटी है ये आपके प्रारब्ध 1 नंबर के साथ कोरिलेट करती है। 1 नंबर यहाँ होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एट द एज ऑफ 22 एंड एट द एज ऑफ 28 आपकी लाइफ में कोई टर्निंग इवेंट हो सकता है। अब वो टर्निंग इवेंट कैसा होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति को देखना है कि मंगल महाराज कहाँ पे बैठे हैं। क्या वो लगन में बैठे हैं तो हो सकता है कि आपके हेल्थ में कोई टर्निंग इवेंट हो जाए। अगर वो 2nd हाउस में बैठे हैं तो हो सकता है परिवार में, फाइनेंसेस में कुछ टर्निंग इवेंट देखने को मिल जाए। अगर वो आपके 7th हाउस में बैठे हैं तो ये विवाह को लेके हो सकता है, संबंधों को लेके हो सकता है। मान लीजिए यही आपका जो मंगल है आपका दारा कारक बन गया है, तो आपके विवाह में ये कार्मिक एक्टिविटी दिखाएगा कि 22, 28 इन ब्रैकेट्स के आसपास आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिल गए, किसी के साथ जुड़ गए जो कि कुछ कार्मिक प्लस माइनस अच्छा बुरा आपके विवाह के लिए साबित हुआ। प्रारब्ध का मतलब क्या है कि मैं उस चीज़ से बच नहीं सकता। इट जस्ट स्टार्टेड एंड इट स्टार्टेड। भागा नहीं जा सकता, बचा नहीं जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। ये हमें 1 नंबर से यहाँ पे पता लगा। अगर हम बात करें अबाउट 2 नंबर कि मेरे तो 2 नंबर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो 2 नंबर इज़ ऑल अबाउट फैमिली एंड फाइनेंस। कुछ लोगों की लाइफ में होता है कि भाई जब भी उनको कुछ बड़ा अचीव करना है, जैसे कि कोई कॉलेज डिग्री करनी है, आपको बिजनेस ट्रैवल करना है, आपको कोई बिजनेस जो है इम्प्लांट करना है, तब आप देखेंगे कि पैसे की एकदम से शॉर्टेज आ जाती है। आपको ये फील होगा कि जैसे ही मैं कुछ नया करना चाहता हूँ या तो फैमिली में कुछ ट्रबल्स आते हैं या फिर पैसे की कुछ शॉर्टेज आ जाती है। अब अगर मान लीजिए आपका शुक्र जो है 8वें भाव में अष्टमेश के साथ है, द्वादश भाव में, 12वें भाव में या फिर 12th लॉर्ड के साथ है, तो ये शॉर्टेज कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी। यू कैन फील कि हाँ शॉर्टेज आती है, ट्रबल्स रहती हैं, बट मैं उसको वर्कआउट कर लेता हूँ। बट अगर यही आपका जो शुक्र है और एफ्लिक्ट कर जाए और पीड़ित हो जाए, तो ये बार बार इंडिकेट करेगा कि जब भी तुम्हारी लाइफ में कुछ बड़ा मेजर होने को है तो मैं 2 एरियाज से रुकावट फील होती है, फैमिली से एंड फिनेंसेस से। वहाँ से कुछ बर्डन्स अपने आप आ जाती हैं। एट द एज ऑफ 25, एट द एज ऑफ 24, 25 मुझे थोड़ी सेंसिटिव एज ब्रैकेट्स दिखाई देती हैं। इनके अंदर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई मेजर टर्निंग इवेंट रहे। अब ये इवेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर आपका 2nd लॉर्ड, आपका जो वीनस है, लेट से 3रे भाव में है, लेट से 8वें भाव में है, पॉजिटिव शिफ्ट कर जाएगा। बट मान लीजिए ये बैठा हुआ ही आपके
सातवें भाव के अंदर है, तो आप कहेंगे हाँ उस समय प्रपोजल आए थे, संबंध की संभावना बनी थी, बट इट जस्ट नॉट वर्कड आउट, और वर्कआउट कर गया। तो मैं आज भी उस चीज़ को लेके एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता रहता हूँ, उसको समझने की कोशिश करता रहता हूँ। अगर यहाँ पर मिथुन हो, मिथुन इज ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन, आपके आस पड़ोस, आपके सिबलिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है, आपके बोलने के तरीकों को रिफ्लेक्ट करता है। अब मिथुन यहाँ पे होने से क्या हमें पता लगता है? ऐसे पता लगता है कि कम्स टू माई आस पड़ोस, मैं उसको बदल नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता। मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं जिनका मिथुन छठे भाव में होता है, एंड वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम इतने नए नए आइडियाज़ और यूनिक आइडियाज़ हैं हमारे आसपास कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट कम्स टू माई फैमिली, कम्स टू माई लोकेलिटी, आस पड़ोस के लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे रिलेटिव्स मुझे सपोर्ट नहीं करते। दे जस्ट ट्राई टू कि भैया इसको कैसे नीचे दबाया जाए, इसको कैसे नीचे झुकाया जाए, ये प्रॉब्लम रहती है। तो बिजनेस में आपको कुछ यूनिक करना है, इनोवेटिव करना है, कुछ आपको अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, दे यू कैन फील कि किसी तरह की रुकावट, किसी तरह की बर्डन, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी वी फील फ्रॉम द नियर बाय पीपल, उनसे हम रुकावट आता हुआ देखते हैं। वैसे तो मिथुन का 6th हाउस में होना इज़ बेटर, काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बनती है, क्योंकि आपको अगर ऑनलाइन चीज़ों को देखे, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस हो या फिर ऑनलाइन आपका कोई बिजनेस प्लेटफॉर्म एंड ऑल हो, आराम से वर्कआउट कर जाता है। हाँ, ऑफलाइन में ये बहुत मुश्किल है, मतलब नियर बाय पीपल्स के साथ ये बहुत मुश्किल रहता है। एंड दूसरी बात, इंपॉर्टेंट थिंग इज़, कई बार मिथुन में ये भी दिक्कत होती है कि आप अपने नियर बाय जो है वो सफल नहीं हो पाते, मतलब चेंज करके प्लेस को ये फील बेटर, आपको बेहतर महसूस होता है। इसी के साथ मैं ये भी कहूँगा कि मिथुन है द फिजिकल एंड द सेक्सुअल एनर्जी। तो ऐसे केसेस के अंदर जब भी आप किसी एक्टिव रिलेशनशिप में आते हो, नॉट नॉन एक्टिव डोमिनेंट रिलेशनशिप, एक्टिव रिलेशनशिप में आते हो, दैन सम यूनिक एंड स्पेशल इवेंट्स हैपन इन योर लाइफ। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट, कुछ बड़े चेंजेस आपके जीवन में होना शुरू होते हैं। कई बार मैं देखता हूँ मिथुन इन द 6th, उनकी लाइफ में जैसे ही वो फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, कुछ बड़ा यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन दे हैव इन देयर लाइफ, बहुत बड़ा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन टाइप ऑफ या सॉर्ट ऑफ होता है। प्रारब्ध इन चीज़ों के साथ है, एंड यूनिक तरीके से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऐसी चीज़ों में व्यक्ति को इन्वॉल्व होना चाहिए टू कट और टू बर्न इट डाउन। अब ये बेहतर भी हो सकता है। बेहतर कैसे हो सकता है? मान लो आपका बुध जो है आपके 8वें में है, आपके 12वें के अंदर है, या 3रे भाव में है, तो ये बेहतर है। बट वहीं आपका बुध बैठ गया मान लो 7वें भाव में, बैठ गया 4th हाउस में, तो वो क्या कर रहा है? उनको और पॉल्यूट कर रहा है और कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ हम इसको थोड़ा मैलेफिक या बिल्ट मैलेफिक कहेंगे कि भाई हाँ, थोड़ा ये मैलेफिक अपना डेंट यहाँ पे दिखा रहा है। काम कैसे करना है इसके ऊपर विल डिस्कस इन द प्लैनेट पोजीशन, प्लैनेट के बारे में बात करेंगे जब, तो उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अदरवाइज इजी रेमेडी तो क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विल टेक यू और बर्न आउट दोज प्रारब्ध कर्मा से। अगर यहाँ पर कर को मान लीजिए कैंसर है, तो कैंसर इज ऑल अबाउट योर मदर, अबाउट योर इमोशंस। तो 4 नंबर जैसे ही आप लिखा देखें ना, आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी मदर, आपके इमोशंस, आपका घर, आस पड़ोस और जिस भी व्यक्ति से आपने दिल लगाया, उन सब के साथ आपका प्रारब्ध जो है वो बनना शुरू हो गया। यू कैन फील कि पहले जो है लोग मुझे अप्रोच कर रहे थे, जैसे ही मैं थोड़ा इन्वेस्टेड हुआ, जैसे ही मैंने किसी के साथ मन लगाया, इमोशनल कनेक्ट बनाया, बूम, एकदम से डिस्टेंस, एकदम से सेपरेशन, एकदम से दूरियां यहाँ पे डेवलप हो गई। और जनरली आपको ये इस चीज़ को महसूस करवाएगा। मतलब और राशिज़ में तो क्या है, गुड एंड बैड रहता है कि आपका मून अगर अच्छे भाव में बैठा है तो फिर सिचुएशन ठीक है। बट यहाँ पर मैं बस एक बदलाव देखता हूँ कि धीरे धीरे ये व्यक्ति जो है बहुत मैच्योर हो जाता है। धीरे धीरे मतलब एट द एज ऑफ 24-25 वहाँ पे कोई बिग इवेंट आपके साथ हुआ, चाहे वो रिलेशन में हुआ या फैमिली में हुआ, धीरे धीरे यू कैन फील कि आप बहुत मैच्योर हो गए। आप इतनी जल्दी अब लोगों के बहकावे में, उनकी बातों में नहीं आते हो, आप अपना टाइम लेते हो, अपना प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव रखते हो चीज़ों के प्रति। इमोशनल पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव पे शिफ्ट होना या टिल्ट होना इज़ बेसिकली व्हाट योर प्रारब्ध इज मेकिंग यू डू, कि आप ये एक चेंज अपने जीवन में ज़रूर लेके आए। अगर हम बात करें अबाउट सिंह, तो सिंह क्या कहती है? सिंह कहती है ऑल अबाउट डोमिनेंस। सिंह कहती है पितराज के बारे में। जब भी आप 5 नंबर देखें आपके 6th हाउस के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका आपके फादर के साथ, आपके फादर का आपके ग्रैंडफादर के साथ संबंध या रिलेशन कैसा है। कई केसेस में हम देखते हैं कि भैया ग्रैंडफादर फादर के बीच में ही पटरी नहीं खाती, मेरे फादर के साथ पटरी नहीं खाती। उन केसेस में चार्ट में पितृ दोष दिखाई देगा ही देगा, एंड सूर्य का एफ्लिक्शन दिखाई देगा ही देगा। सूर्य किसी न किसी वजह से राहु से, शनि से एफ्लिक्टेड होगा, पीड़ित होगा, और यही पितृ दोषा या पितृ कर्मा हमारा प्रारब्ध का पार्ट बन जाता है। अब सूर्य से क्या होता है? सूर्य से नेम, फेम, ऑनर की बात होती है।
अब ऐसे लोग कई बार क्या होता है, अगर एफ्लिक्शन है या पीड़ित है या प्रारब्ध है, तो वो क्या महसूस करते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट सर्विस लगनी है, सिविल्स क्रैक करनी है, यूपीएससी निकालनी, मतलब कुछ बहुत यूनिक करना है जिससे कि मेरा नेम फेम हो, 2 लोग मेरी बातें सुने, मुझको सलाम करें, और मैं वही नहीं कर पा रहा। ना तो वो काम हो ही पा रहा, ना मैं उस काम से बाहर ही निकल पा रहा, तो उसके अंदर फंस गया हूँ, ये यहाँ महसूस हो सकता है। सेकेंडली हम बात करें अबाउट फादर ग्रैंडफादर, तो हाँ उनके साइकिल्स में व्यक्ति फंस सकता है अगर सूर्य भी एफ्लिक्टेड है आपकी कुंडली में। जैसे सूर्य मान लीजिए आपका बैठा ही राहु के साथ है या शनि के साथ है, या फिर मान लीजिए आपका शनि जो है रेट्रो होके कहीं से भी सूर्य को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तब हम क्या कहेंगे, तब हम सीधी सीधी ये बात कहेंगे कि आप अपने फादर ग्रैंडफादर के बनाए हुए ट्रॉमा या फिर अफ्लिक्शन के अंदर ही फंसे हुए हो। कई बार तो सीधा ये भी पूछ लेना चाहिए कि फैमिली में कोई अनकंडीशनल या अनटाइमली कोई डेथ तो नहीं रही, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं रहा जिसमें फैमिली 2-3 जनरेशन पहले कोई व्यक्ति फैमिली से डिस्कनेक्ट हो गया था। अगर ऐसा कुछ है तो द पर्सन शुड वर्क ऑन हिज प्रारब्ध, सूर्य के ऊपर जितना हो सके उतना काम करना चाहिए। अब यहाँ पर कोई सा भी आप उपाय फॉलो कर सकते हो, जैसे कि सूर्य के लिए आप सूर्य गायत्री मंत्र चैंट कर सकते हो, आप जो है वो टेम्पल विजिट कर सकते हो, और अगर पॉसिबल हो तो आदित्य 10 स्तोत्र को चैंट करना, एंड रेमेडीज़ के अंदर रुद्राक्ष में 1 या फिर 13 या 14 मुखी रुद्राक्ष का जो है वो धारण करना, ऐसे उपायों की तरफ टिल्ट हो जाना चाहिए समय रहते हुए। अगर यही सूर्य मान लीजिए आपका किसी तरह से विपरीत राजयोग में आ गया है या किसी अच्छे कॉम्बिनेशंस में, जैसे तीसरे भाव में भी बैठा हुआ है, 10वें में है, 11वें में है, तो ये फिर इंडिकेट करेगा कि व्यक्ति ने अपने फैमिली के जितने भी प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, चैलेंजेस थे, ऑब्स्टेकल्स थे, उन सबको ब्रेक करा और खुद ने यूनिक जर्नी स्टार्ट करी। आप देखते हैं ना ऐसे केसेस में कि भाई फादर जो है वो बहुत कमज़ोर स्थिति पे थे या ग्रैंडफादर कमज़ोर स्थिति पे थे, बट इन्होंने घर चेंज करा, प्लेस चेंज करा, पहले जहाँ रहते थे वहाँ से कहीं और शिफ्ट हुए, एंड देन इनकी लाइफ में मेजर या पॉजिटिव इवेंट होना शुरू हुए। एक जगह रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे हमारा सूर्य अच्छा हो या फिर एफ्लिक्टेड क्यों ना हो। लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आप इससे कनेक्ट कर पाए हो तो। अब हम बात करेंगे अबाउट कन्या। कन्या इज मोर अबाउट परफेक्शन। जब भी मैं कन्या को 6th में देखता हूँ, इट मीन्स बुध जो है 6 नंबर लिखा है, तो बुध आपका मेन प्रारब्ध प्लैनेट है। कम्युनिकेशन, आपका रिलेशनशिप बिकम्स बिग चैलेंजेस या बिग ऑब्स्टेकल्स, तो मतलब आप ये मान के चलिएगा कि कन्या का 6th में आना ही एकदम से आइसोलेशन, अकेलेपन की कुछ आधारशिला रख देता है। दूसरा, प्रोफेशन में तो ठीक है, प्रोफेशन में परफेक्शन ये अप्रोच होती है जब भी कन्या 6th नंबर जो है 6th हाउस में हो, तो प्रोफेशन में परफेक्शन तो अप्रोच होगी ही होगी, लेकिन ये लोग आपको 3 बातें कहते हुए सुनाई दे सकते हैं कि इतना सब टाइम, एनर्जी, एफिशिएंसी सब दिया ऑफिस को, पर पर्टिकुलर गेन नहीं हुआ। दूसरा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम उलझे हुए हैं, लगे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। एंड तीसरा, हम किसी भी इमोशनल चीज़ में फंस गए हैं, जैसे कोई इमोशनल रिलेशनशिप हो गया, मैरिज प्रपोजल्स हो गए, कि इनके अंदर हम फंस गए हैं। हमें पता है कि दे विल नॉट वर्क आउट, मतलब मेरा इंट्यूशन है कि इट विल नॉट वर्क आउट, नॉट माइंड योर। आपको वो पहले ही पता लग जाता है, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू मेक द शिफ्ट और चेंज, मैं वो चेंज नहीं कर सकती। एज वाइज मेरा मानना है कि लेटर एजेस में आपको ये चीज़ महसूस होगी, एट द एज ऑफ 30, 32 का फील कि हाँ कुछ ऐसा मेरे जीवन में चल रहा है। और इवेंट वाइज भी 25, 26, 30, 32 ये 4 एज ब्रैकेट्स हैं जहाँ पर कुछ प्रारब्ध सेंट्रिक इवेंट हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपका बुध कहाँ बैठा है। मान लीजिए बुध बैठा है 4th हाउस में, तो हो सकता है उस समय पे प्रॉपर्टी परचेज हुई हो सकता है उस समय में मदर की लाइफ में इवेंट हुए हो सकता है कि उसी एज ब्रैकेट के अंदर आपका प्लेस जो है वो चेंज हुआ हो, कोई मैरिज प्रपोजल आया हो अगर आपका बुध 7th में बैठा हुआ है, तो इस वजह से तरीके से चीज़ों में थोड़ा बदलाव आ जाता है डिपेंडिंग ऑन द प्लानिटरी प्लेसमेंट। विल डिस्कस अबाउट द हाउसेज एज वेल, उसको भी समझेंगे। अगर ये 7th में हो तो 7th इज ऑल अबाउट मैरिज, तो सप्तम राशि यहाँ पे लिखा होना ही विवाह के बारे में बात करता है। अब कई लोग क्या होता है कि 20 एज है, 22 एज है, अंधे से भाई मेरी मैरिज ही नहीं हुई है तो मेरा तो प्रारब्ध ही कैसा होगा। बट एक्चुअल में 7 नंबर क्या क्या इंडिकेट करता है? बिजनेस, प्रमोशन, पार्टनरशिप एंड योर मैरिज और रिलेशन। और ये आप अपनी लाइफ में नहीं, आपके नियर बाय लोगों में भी देखोगे। आपको महसूस होगा कि जिस घर में मैं हूँ, अगर मदर ठीक है तो फादर की तरफ से इश्यूज़ है, अंकल ठीक है तो आंट की तरफ से इश्यूज़ है। मतलब एक मैरिड कपल में एक पर्सन आपको प्रॉब्लम के रूप में दिखाई दे सकता है, या ऐसा महसूस हो सकता है क्योंकि इन दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है ना, इसलिए ये मेरी लाइफ को भी ईजी नहीं रहने देते, ये भी महसूस हो सकता है। तीसरा, जैसे मैंने कहा कि किसी भी चीज़ को शुरू करना यहाँ बहुत आसान है, बट कम्स टू प्रमोशन, ग्रो करना, कम्स टू जंप लेना, कम्स टू बिजनेस एंड कम्स टू लोगों की सपोर्ट आपको मिल जाए,
बहुत मुश्किल हो जाता है। कई कई केसेस में जब आपका वीनस भी एक्सॉल्टेड हो, लेट्स से पाइसेस में बैठा हुआ है, या फिर आपका वीनस डेबिलिटेटेड हो, मतलब यूनिकनेस है अगर उसके अंदर कुछ भी, एक्सॉल्ट, डेबिलेट, रेट्रो, लगन में है, कम्बस्ट है, कुछ भी यूनिक है अगर उसमें, तो मैं सीधा सीधा कह देता हूँ कि भैया आप जो है ये मान के चलिएगा कि यू आर वन पर्सन आर्मी। अकेले ही सब कुछ मैनेज करके आपको जीवन चलाना है, और वो भी कब तक 24-25। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर मेजर इवेंट या मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन रहे वो इन एज ब्रैकेट्स के आसपास रहे, जिसमें 22 कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं। कारण क्या है? कारण है कि वीनस का उस ब्रैकेट के आसपास मैच्योर हो जाना, वीनस का उस ब्रैकेट के आसपास काम करना शुरू कर देना, और 36 के एज के बाद आप अपने आप को प्रारब्ध की चंगुल से या प्रारब्ध की लिमिटेशन से बहुत हद तक बाहर निकलता देखेंगे। मैं तो मानता हूँ 24 के बाद ही व्यक्ति इससे बाहर आना यहाँ पे शुरू कर देता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका शुक्र कहाँ है। अब मान लीजिए आपके 7 अभी इसी 6 भाव में ही मान लीजिए आपका बुध भी बैठा हुआ है, तो बुध क्या करेगा? अंकल्स के साथ दे देगा, ठीक है। बुध क्या करेगा? कम्युनिकेशन में दे देगा। तो पॉइंट यही रहेगा कि हाँ वो पार्टनरशिप वर्क नहीं कर रही है, बट उसके पीछे का रीज़न होगा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है सब। अब अगर यहीं सूर्य बैठा हुआ है तो पॉइंट वही रहेगा कि पार्टनरशिप बिजनेस वर्क नहीं कर रहा है, लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बट कारण क्या हो गया? ईगो, क्योंकि सूर्य का प्रारब्ध ईगो के साथ जुड़ता है, अहम के साथ जुड़ता है। इतना सा डिफरेंस आता है। उपाय में शुक्र के जितने भी उपाय हैं उतना करो, जेमस्टोन मत पहनो, कोशिश करो आप शुक्र को पार्टनरशिप पर्सपेक्टिव में ठीक कर सको। जैसे कि लॉर्ड रामा की पूजा कर रहे हो तो माँ सीता की पूजा जरूर करो, कपल फॉर्मेट में पूजा करने की कोशिश कीजिए। और जनरली आप क्या देखेंगे, ऐसे लोग जो है एक भगवान की तरफ या एक ईश्वर की तरफ ही जो है वो अट्रैक्शन फील करते हैं। जैसे कि शिव जी की कर रहे हैं तो बस शिव जी की करेंगे, माँ पार्वती, माँ गौरी, उनको कहीं पीछे की तरफ साइड में रख देंगे। यही प्रॉब्लम का रीज़न है, मेन कारण है। ऐसे केस में तो यूनिक डेज आते हैं कुछ ऐसे, जैसे नाग पंचमी का दिन हो गया, जैसे कि आप फॉर द लिब्रा कोशिश कर सकते हैं कि 6 मुख्य रुद्राक्ष जो है उसकी एक माला, एक नहीं 2 गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है उनकी माला उनको रखें अपने पास, एंड कोशिश करें कि उसके अंदर युगल मंत्र का जाप करें। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा इस प्रॉब्लम से, कंसर्न से बाहर आने में। शुक्र को देखिए वो कहाँ बैठा है, डिस्कस इन द भावास। अब अगर यहाँ पर 8 नंबर हो तो 8 नंबर मीन्स अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होना, यही प्रारब्ध है। अनप्रेडिक्टेबल मतलब जो भी हो रहा है वो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसे लोग कई बार कहते हैं मेरी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, कई बार कहते हैं मुझे सब कुछ जो होने वाला है ना पहले से ही आभास हो जाता है, आभासित हो जाता है, पहले से महसूस हो जाता है क्या होने वाला है। अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें, अनप्रेडिक्टेबल इवेंट व्यक्ति के जीवन में जनरली मैंने होते हुए देखे हैं। और मेन इशू क्या होता है, एक लूप में फंस जाना, किसी भी एक लूप में फंस जाता है यहाँ पे व्यक्ति। मान लीजिए मैरिज है तो मैरिज के लूप में फंस गया, करियर है तो उसके लूप में फंस गया, कंपटीशन है तो उसके लूप में फंस गया। कई बार तो बाहर से जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास गया फॉर कंसल्टेशन कि भाई मेरी जो है जॉब वो ठीक नहीं है और मुझे ये पता है। एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया हाँ भाई ये इशू तो मुझे भी दिखाई देता है, बट ही विल नॉट चेंज, वो बदलेगा नहीं, वो उसी पैटर्न उसी ढर्रे पे रहेगा। ये सबसे बड़ा प्रारब्ध का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं मानता हूँ कि यहाँ पर मैरिज के आफ्टरवर्ड इन लॉज जो है उनका थोड़ा बेसिकली ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज इन लॉ सेंट्रिक भी कोई प्रारब्ध यहाँ पे बना रहता है। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने अपने इन लॉज का ध्यान नहीं रखा और यू विल सी दैट आपके नियर बाय में आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, आपके अंकल्स, आप इनके बिहेवियर में देखोगे कि इन्होंने अपने इन लॉज के प्रति उस तरह का रुझान नहीं रखा जिस तरह का रखना चाहिए, या खटपट वहाँ बनी रही। या आप अपनी मदर साइड से देख सकते हो, फादर साइड से भी देख सकते हो। एंड एज वाइज मैं कहूँ तो 28 के बाद काफ़ी रिलीफ इस चीज़ में मिल जाता है, काफ़ी एक तरह से आप कहेंगे एक शांति, एक कंफर्ट का साइकिल वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। बीट 25, 28 और 48 दो एज ब्रैकेट्स के आसपास ये संभव है। अब अगर हम बात करें अबाउट धनु मीन्स ऑल अबाउट टीचिंग, ऑल अबाउट एजुकेशन एनर्जी एंड ऑल अबाउट गुरु। तो कई लोगों का होता है ना मेरा गुरु के साथ ही प्रारब्ध है, मेरा टीचर, सीनियर्स, गुरुज, गाइड, इन्हीं लोगों के साथ प्रारब्ध बना हुआ है। ये हमारी पहली बात हो गई। दूसरा जो धनु है ना वो देवीय राशि है। हम धनु को लिमिट क्या कर देते हैं, गुरु तत्व तक लिमिट कर देते हैं, बट धनु बेसिकली एक देवीय राशि है। देवीय राशि का मतलब है जितने भी सामाजिक संस्कार होता है, जैसे मैरिज, अरेंज मैरिज, फैमिली ओरिएंटेड जितने भी इवेंट होते हैं वो धनु से प्रेडिक्ट किए जाते हैं। ऐसे केस में क्या होगा, आपको ये महसूस होगा कि कम्स टू सोसाइटी,
कम्स टू गुरु, कम्स टू टीचर, कम्स टू एजुकेशन, इन लोगों के साथ मेरा प्रारब्ध बना हुआ है। हम सेइंग बहुत अच्छा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जब आप बिल्कुल ही उस फेज़ में थे जहाँ अरेंज मैरिज नहीं होगी, एज क्रॉस कर चुकी है, वहाँ पर आपको कोई मैरिज प्रपोजल बता दिया आपके फैमिली मेम्बर्स ने। पॉजिटिव प्रारब्ध, बहुत अच्छा प्रारब्ध है। जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो हम इससे कहेंगे कि भाई आप समाज से, एजुकेशन से, टीचिंग से सपोर्ट बहुत ले सकते हो और वो एकदम से आएगा, विदाउट एनी एफर्ट आएगा। इस जीवन में अगर आप लोगों को अब्यूज़ भी करोगे ना, भाई मेरे पास ज्ञान है और मैं अब्यूज़ करूँगा, तब भी लोग आपको सुनेंगे। रीज़न इज सिंपल, कॉज ऑफ प्रारब्ध, पास्ट लाइफ गुड डीड्स और एफर्ट्स। एंड नेगेटिव क्या है, अगर आपका वहीं जुपिटर एफ्लिक्शन में है, जैसे कि रेट्रो है, कंबस्ट है, या लेट्स से वो किसी मैलेफिक भावास के अंदर बैठा हुआ है, पीड़ित स्थिति में है, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को हमेशा जो अड़चन है या रुकावटें हैं समाज की तरफ से आती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ट था अबाउट चार्ट मैचिंग। वहाँ पर क्या था, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं मना कर दिया अष्टकूट देखते। चार्ट मैचिंग जो है उसमें फेल हो गया। 7 to 8 ईयर का संबंध चार्ट मैचिंग में फेल हो गया। थिंक अबाउट इट, इमेजिन दिस, कितना खतरनाक सिस्टम है ये। तो ये प्रारब्ध है कि नो मैटर व्हाट यू डू, कितना एफर्ट तुमने दे लिया, सब कुछ ठीक है, बट नॉट अप्रिशिएट, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, दैट्स व्हाट इट इज। अब ऐसे केस में आपको ये देखना है कि आपका जुपिटर कहाँ पे है, किस प्लैनेट के साथ है। मान लीजिए आपका जुपिटर जो है वो शनि के साथ बैठा है, तो इसी प्रारब्ध की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। गॉट इट। अगर ये राहु के साथ बैठा है तो इसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। मान लीजिए ये बैठा हुआ है वीनस के साथ, मून के साथ, इंटेंसिटी लोअर अप हो जाएगी। आप ये भी देख सकते हैं कि शनि कब मैच्योर होता है, सैटर्न गोज मैच्योर बाय 36, तो 36, 37 वहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट या शिफ्ट अपने जीवन में होते हुए दिखाई देंगे जब आपकी एज वो होती है। गॉट इट। तो ये वे है, ये अप्रोच है, ये तरीका है उसको अपलिफ्ट आइडेंटिफाई करने का कि ये चीज़ मेरे जीवन में जो हुई वो किसी ना किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से थी। अब मान लीजिए आपका यही जुपिटर बैठ जाए आपके सप्तम भाव में, 7वें भाव में आपकी राशि आएगी 10, कैप्रिकॉर्न, मैरिज से रिलेटेड प्रारब्ध है और 36 में वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो हो सकता है मैरिज आपकी पहले हो गई बट 36 में आपके स्पाउस को प्रॉपर्टी मिल गई परिवार से। हो सकता है कि 36 में आपके स्पाउस को कोई अनकंडीशनल अनडायग्नोज हेल्थ कंसर्न्स हो गए। दोनों चीज़ें पॉसिबल है। हम सेइंग कि वो बेनिफिक या मैलेफिक के चार्ट के ऊपर है, वी विल डिस्कस द टेक्निक्स है। अगर ये 10 नंबर है तो 10 इज़ ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 10 नंबर अगर आपके छठे भाव में है तो मैं पहले तो ये कहूँगा कि आप एक बहुत कमाल के व्यक्ति हैं। कमाल के इन द सेंस कि आप जो है लोगों का वर्क करते रहते हो, मतलब आपकी अप्रोच ऐसी है कि भैया सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे कंप्लीट करनी है। आपको ये फील होगा कि आपका जो प्रारब्ध है वो एक ऐसा प्रारब्ध है जिसमें बैटल्स चलती रहती हैं, युद्ध चलता रहता है। लाइफ में आपको बहुत अपने आसपास युद्ध, बैटल्स, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स दिखाई देंगे और हर ऑब्स्टेकल ऐसी होगी जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पे आ जाए। मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला हूँ जो अपने घर के अंदर मान लीजिए एल्डर सिबलिंग्स है, एल्डेस्ट है, मतलब सबसे बड़े भाई बहन में बड़े हैं, उनसे बड़ा पोजीशन रहा ही नहीं। अब सारे भाई बहनों की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन पे है। अकेले ब्रेड अर्नर है कि भैया और लोग जो है वो काम पे नहीं जाते, मैं अकेला ही जाता हूँ। तो हर तरह से औरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने की कोशिश करना इज विद कैप्रिकॉर्न। एंड सेकंड आपका शनि जिस भाव में बैठा है उसके आधार पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेट्स से योर सैटर्न इज सिटिंग इन योर सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर फैमिली। तो यू विल फील कि परिवार से आपका प्रारब्ध बना। अब ये अच्छा भी हो सकता है, बिलीव मी, अच्छा भी हो सकता है। रीज़न क्या है कि शनि बाय नेचर एक तमस प्लैनेट है। तमस के अंदर क्या होता है, स्ट्रगल्स को सहन करने की क्षमता होती है। तो आप बाय नेचर एक ऐसे व्यक्ति हो जो स्ट्रगल्स को सहन कर सकता है। यू बी लाइक ठीक है, आप, मुझे लगता है कि कभी कभी तो शाम को आसमान को देख के होता है ना कहना कि हाँ और दो मेरे को काम, बर्डन्स दो, फिर भी मैं करके दिखाऊंगा। ये कैपेसिटी मैंने यहाँ पे देखी है। मैं इसको जनरली बेनिफिक मानता हूँ। हाँ ये जरूर है कि इसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको अर्ली एजेस में दिखाई देगा। जैसे 16 की एज पे कोई इवेंट हो गया, जैसे बाय द एज ऑफ 36 कोई इवेंट हो गया, 28 कोई इवेंट हो गया। तो आपकी एज ब्रैकेट जो ये ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर इवेंट पॉसिबल हैं, बेहतर है क्योंकि आप फाइट कर सकते हो, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे लेते हो। लेकिन अगर आपका वहीं शनि रेट्रो है, कंबस्ट है, तो मेरा सजेशन होगा दूसरों के कामों को अपने कंधों पे मत लो, अदरवाइज आप अपने प्लानट को मैनिपुलेट कर दोगे, पॉल्यूट कर दोगे, पीड़ित कर दोगे। और अगर वहीं ये 8वें या 12वें में बैठ जाए तो फिर सोने पे सुहागा है। फिर तो ऐसा है कि भैया कितना भी गिर जाए बट उठ के हम दिखा देंगे। कुछ फेमस लोग हैं जिनके चार्ट के अंदर ऐसी प्लेसमेंट है जिनमें उन्होंने उठ के दिखाया है। एंड दे हैड, शनि तो उनका 6th का लॉर्ड नहीं था, लेकिन उनका 6th का लॉर्ड शनि के साथ कंजंक्ट हो गया था। ये भी एक तरीका है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का।
इसके बाद अगर 11 नंबर हो तो 11 नंबर मीन्स अल्टीमेट डिज़ायर। कई बार होता है ना कि मेरी कश्ती वहाँ पे डूबी जहाँ पे पानी कम था, जब हम बिल्कुल पास होते हैं किनारे के, डूब जाना, ये इस तरह का प्रारब्ध होता है। ऐसे में तो मैं बस ये कहता हूँ कि अगर आपका शनि या राहु अच्छी प्लेसमेंट पे है, तब भी आप अपने दोस्तों का, सोशल नेटवर्क का एंड अपने डिज़ायर्स का अल्टीमेट ध्यान रखो। कोशिश करो कि आप अपनी बातों को लोगों को ना बताएं बहुत जल्दी, बहुत जनरल तरीके से कि हाँ मेरे जो भी मन में डिज़ायर या इच्छाएं थी ना, मैंने लोगों को फटफट तोते की तरह बता दी। इट्स नॉट गुड। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि लोग जो है वो रिवर्स, मतलब ये पूरी चीज़ें आपके रिवर्स में एंटाई आपको महसूस हो जाए कि भाई मैंने तो सब कुछ कर दिया बट पीपल आर जस्ट नॉट दैट गुड विद मी। ये प्रॉब्लम रहती है, इशू रहता है, ट्रबल रहती है। गॉट इट। बैंक बैलेंस तो मैं जनरली लोगों से कहता हूँ जब भी 11 नंबर हो कि भैया ठीक है, आपका ये अच्छा प्रारब्ध भी है, कॉज इट इज़ नॉट बैड एनीवेयर। शनि या राहु का कॉम्बिनेशन होना या शनि राहु से रिफ्लेक्टेड होना बेकार नहीं होता, दोनों तमस है, दोनों में फाइट करने की कैपेसिटी है। बट रिस्क क्यों लेना, ऐसा क्यों करना कि हम अपने दोस्तों को अपने जीवन से बड़ा मान ले, नेटवर्क को बड़ा मान ले, क्यों रिस्क लेना? ये हमें अपने माइंड में यहाँ पे फिक्स करना है। अगर यहीं 12 नंबर हो तो 12 नंबर इज़ ऑल अबाउट सॉल्यूशन। वैसे तो 12 नंबर का छठे भाव में होना अच्छा है, अच्छा इस तरह से है कि आप अपने आसपास द बेस्ट पॉसिबल पर्सन है, जो एस्ट्रोलॉजर कह लो, कंसल्टेंट कह लो, कि लोग जैसे आपके पास आते हैं, यू आर रेडी विद योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन कि भैया इस चीज़ का, इस प्रॉब्लम का मुझे ये सॉल्यूशन दिखाई देता है एंड यू शुड अप्लाई दैट। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपके पास हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और इसकी मैलेफिक बात क्या है? इसकी मैलेफिक बात है हमेशा अपने ड्रीम्स में रहना, अपनी ही दुनिया में खोए रहना। आपको ये फील होगा कि जब भी बात आती है कुछ करने की, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो या मैरिज हो, मैक्सिमम टाइम आपको समस्या लोगों से नहीं होती, समस्या अपने ही स्वभाव से होती है। और वो ये होती है कि मैं अपनी दुनिया में खोया रहता हूँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथों से मिस हो जाती है। अब 12 नंबर से कोई फॉरेन ट्रैवल भी कर सकता है कि हाँ फॉरेन सेटल होना, विदेश में बसना, वो भी एक अप्रोच है। बट मेरा जहाँ तक मानना है 12 नंबर का यहाँ होना इंडिकेट करता है कि पास्ट लाइफ में, पिछले जीवन में, प्रारब्ध में हमने कुछ ना कुछ ऐसा जनरेट कर लिया है जो बार बार को रिलेट करता है सॉल्यूशंस के साथ। मतलब हो सकता है पास्ट के अंदर हम जो है वो कोई टीचर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई कंसल्टेंट जैसे व्यक्ति रहे हों, एडवाइस गिवर रहे हों, लोगों को आपने एडवाइस दी हो, भाई ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, और ये आपका अच्छा प्रारब्ध में कैटेगराइज होगा। अगर आपका जुपिटर लेट से अच्छे भावास में बैठा हुआ है तो आपको क्या महसूस होगा कि जब भी आप कहीं फंसते हैं, कहीं अलझते हैं, कहीं दिक्कत में आते हैं, कोई डिवाइन फोर्स आपकी मदद करने के लिए तत्पर हो जाती है। आपको कुछ सीखना है, कुछ सीख नहीं पा रहे हो, लेकिन कोई व्यक्ति आएगा और आपको सिखा देगा। कोई प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। और अगर इसका नेगेटिव रिफ्लेक्शन रहा तो आपके साथ दिक्कत बस ये होगी कि आप हमेशा अपनी दुनिया में खोए रहेंगे। आपको पार्टनर भी आपसे बहुत बार शिकायत करके जाएगा कि भैया तुम अपनी दुनिया में खोए रहते हो, यू गॉट नो टाइम फॉर एनीवन एल्स, किसी के लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं है। ये प्रॉब्लम हो सकती है। कमिटमेंट इश्यूज हो सकता है कि भैया इस मैरिज में या इस जॉब में मैं अपनी दुनिया में खोया हुआ हूँ, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, ओवर ट्रस्ट कर लिया और आज जाके बाद में कमिटमेंट इश्यूज आ रहे हैं, कंसर्न्स आ रहे हैं। और इट ओवरऑल हम इससे कब फ्री हो सकते हैं, विल डिस्कस इन द टेक्निक फ्रेम, तो उसमें आप चेक कीजिएगा। और आपका जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है उसके आधार पे भी इन चीज़ों को एक बार चेकआउट करने की कोशिश कीजिएगा। सो दिस इज फॉर द ज़ोडिएक साइन इन द 6th भावा। अब बात करेंगे जब मैरिज होती है, रिलेशनशिप बनता है, कोई हेल्थ कंसर्न डायग्नोज होता है, या फिर मान लीजिए जॉब या करियर के बारे में हम बात करते हैं, तो मन में एक बात आ सकती है कि क्या ये प्रारब्ध है या मेरे पास यहाँ पे फ्री विल है। मैरिज का कोई प्रपोजल आया है, मैरिज होने वाली है, अब आप उसको कैसे एकदम से आइडेंटिफाई करेंगे? आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी एज से कि आपकी उस समय एज क्या रन कर रही है। जी हाँ, पहली टेक्निक क्या कहती है? पहली टेक्निक कहती है कि हर प्लैनेट का, हर ग्रह का एक मैच्योर विंडो होता है, एक मैच्योर होने का उसका समय होता है। जैसे कि प्लैनेट शुक्र जो है 25 की उम्र में मैच्योर होंगे, प्लैनेट मंगल 28 की उम्र में मैच्योर होंगे। तो आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि आपको देखना है कि आपके छठे भाव में कौन सा ग्रह विराजमान है, कौन सा ग्रह विराजमान है। अगर वहाँ पर शुक्र विराजमान है, जैसे कि इंदिरा गांधी की कुंडली में, तो हम शुक्र को देख के कहेंगे विवाह, और शुक्र की मैच्योर विंडो है 25। इसका मतलब है कि 25 की उम्र में जो संबंध बनेंगे, रिलेशंस आएंगे, वो संबंध आपके लिए प्रारब्ध की भूमिका तय करेंगे। पहला, आप उसमें फ्री विल से डिसीजन नहीं ले सकते, वहाँ जो होना है वो होगा, कुछ कंट्रोल हमारे पास नहीं है। और दूसरा, अगर वीनस की स्थिति भी ठीक नहीं है, जैसे मरण स्थान में होता है, तो वो डिफ़िकल्ट बन सकता है अपने आप। नो मैटर ऑफ चार्ट मैचिंग, नो मैटर ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैन फिक्स और सॉल्व इट आउट।
गॉट इट। अगर यहाँ पर मान लीजिए मंगल बैठा है तो मंगल 28 की उम्र है, मंगल बात करता है प्रॉपर्टी मैटर्स के बारे में, तो एकदम से 28 की एज पे आपका मन होगा कि यार हाँ अब मुझे कुछ प्रॉपर्टी डिसीजन लेने हैं, अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है या कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, और ओवरऑल ये आपको होता हुआ दिखाई देगा बाय नॉट फ्री विल, बाय सॉर्ट ऑफ कंडीशंस की कोई कंडीशन लगी हुई है जिसकी वजह से ये चीज़ घटित हो रही है। अगर यहाँ बुध बैठा है तो बुध बाय 32 मैच्योर आउट होता है और उस एज के आसपास आप बिजनेस में कोई बड़ा डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका डिग्री सिस्टम का भी होता है, हर प्लैनेट के आगे कुछ आपको डिग्रियां दिखाई देती हैं, किसी का शुक्र है 25 डिग्री का है, किसी का शुक्र है 2 डिग्री का है, ठीक है। तो दोनों के लिए जो उम्र होगी मैनिफेस्ट होने की वो अलग होगी। पहली टेक्निक हर जगह अप्लाई होगी, दूसरी टेक्निक जो है डिग्री सिस्टम की, विल डिस्कस इट इन अपकमिंग सेशंस, अदरवाइज ये लेंथी आउट हो जाएगा। अब आपको दूसरा तरीका या कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना है कि आपको देखना है आपका 6th भाव में अगर कोई भी प्लैनेट नहीं है, लेट्स से वहाँ कोई प्लैनेट ही नहीं बैठा, तो आपको ये देखना है कि 6th लॉर्ड कहाँ पे जाके बैठा हुआ है, ठीक है। 6th लॉर्ड लेट्स से आपका बैठा हुआ है 8th हाउस में। अब हम ये जानते हैं कि 8th हाउस इज बेसिकली हाउस ऑफ ऑकल्ट, हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ 8वां भाव शनि के प्रभाव का भाव है, सैटर्न का वहाँ पे प्रभाव होता है। तो हम ये जानते हैं कि शनि का प्रभाव है और शनि मैच्योर होता है बाय द एज ऑफ 36। तो 36 पे इस व्यक्ति के जीवन में कोई इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बदलाव आ सकता है। बुध बैठा हुआ है तो बुध क्या है, बिजनेस के बारे में बात करता है, तो हो सकता है बिजनेस में एकदम से कोई बड़ी डील आपको बाय द एज ऑफ 35-36 आती हुई दिखाई दे। और तीसरा, बुध की खुद की भी जो मैच्योरिटी विंडो है उसमें भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने की संभावना रहती है। तो आपने पहला देखा प्लैनेट जो कि 6ठे भाव में बैठा है। दूसरा तरीका आपने अप्लाई करा कि भैया मेरे प्लैनेट नहीं बैठा लेकिन मेरे 6ठे का स्वामी कहीं जाके बैठा है, उसके आधार पे। और तीसरा क्या तरीका है, तीसरा है कि किन किन प्लैनेटों के साथ आपका 6th लॉर्ड कंजंक्शन में है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका 6ठा लॉर्ड ज़्यादा ग्रहों के साथ कंजंक्शन में है तो आपके पास फ्री विल कम हो जाती है, फ्री विल लिमिट हो जाती है। फिर आपके जीवन में इवेंट होंगे, अपने आप होंगे, यू जस्ट नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर दैम। अपने आप कुछ इवेंट होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका 6th लॉर्ड मून के साथ है। मून हमें पता है कि बाय द एज ऑफ 24 बहुत मैच्योर हो जाता है, तो इसका अर्थ है कि 24 के समय आपके जीवन में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है। चंद्रमा किसका कारक है, मदर का कारक है, आपके इमोशंस का कारक है, घर का कारक है, तो वहाँ पे कुछ हो सकता है। उसमें आप फ्री भी हो सकते हैं अगर आपका मून मान लीजिए अच्छे भाव फॉर प्रारब्ध 3, 6, 10, 11 इनके साथ रिलेट करता है, और उसमें आप फंस भी सकते हो अगर ये केंद्रास के साथ को रिलेट करता है। तो ये 3 टेक्निक हमने अभी इसके बारे में देखी है। अब आप इसको अलग अलग जगह अप्लाई कर सकते हो, जैसे सप्तम भाव में बेसिकली शुक्र का इफेक्ट होता है। तो अगर आपके 6th का लॉर्ड 7th में बैठा है तो 7th मैच्योर होता है बाय द एज ऑफ 25। अब अगर आपके जीवन में 25 की उम्र पे कोई प्रपोजल आ रहा है, ठीक है, सप्तम भाव में राशि देखो, मान लो वहाँ राशि है कैप्रिकॉर्न, शनि की राशि है, शनि बाय 36, 25 पे कोई इवेंट आ रहा है, 36 पे कोई आ रहा है, या जो प्लैनेट बैठा है उसकी एज पे अगर कोई संबंध आ रहा है तो 90% से ज़्यादा चांसेस है कि वो प्रारब्ध से डोमिनेटेड है एंड यू कांट टेक योर ओन कंट्रोल और डिसीजन देयर। वो वहाँ पे जो होना है वो होके रहेगा। ये अप्रोच है या तरीका है इस चीज़ के या इस टेक्निक के काम करने का। अब हम देखेंगे हाउसेज में कैसा काम करता है। आपको राशि वाइज प्लैनेट की मैच्योरिटी, प्लैनेट वाइज मैच्योरिटी विंडो, इन दोनों को अप्लाई करके इस आउटकम तक पहुंचना है। जैसे कि चार्ट ऑफ सलमान खान 32 पे इवेंट होता है और एक पॉजिटिव इवेंट होता है क्योंकि 6th का लॉर्ड 8th में है और वो भी विपरीत राजयोग बना रहा है। अब यही विपरीत राजयोग पर्सन को ऊंचाइयों पे लेके चला जाता है। बुध क्या है, बुध है फिल्म इंडस्ट्री, बुध है आपके आर्टिस्टिक ट्रेट वाला प्लैनेट, या फिर बिजनेस हम कहेंगे तो बिजनेस में ग्रोथ दे देता है उस एज पे। जैसे कि चार्ट ऑफ अनिल अंबानी, इनकी मैरिज ही प्रारब्ध से डोमिनेटेड है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि हमारी मैरिज फेल हो गई, चार्ट मैचिंग तो कराई थी हमने फिर भी फेल हो गई, एस्ट्रोलॉजर को कुछ नहीं आता। भैया एस्ट्रोलॉजर को तो आता है। द इशू इज योर संबंध इज डोमिनेटेड बाय दैट प्लैनेट। वो मैच्योरिटी है, अगर उस मैच्योरिटी पे काम करोगे तो वो दिस वे दैट वे कहीं पे भी ट्रिगर कर सकता है या जा सकता है। होप सो थिंग्स जो है आपके माइंड में क्लियर हो गई हों। अब हम आगे चलते हैं अबाउट द हाउसेज। ओके, अब हम बात करते हैं प्लैनेट के बारे में कि प्लैनेट आपका कैसे आपके प्रारब्धों को इन्फ्लुएंस करता है। देखिए आपका षष्ठीश 6th का लॉर्ड जो भी प्लैनेट है उससे कोरिलेट करता है आपका प्रारब्ध। सूर्य है तो वो फादर के साथ हो सकता है, मून है तो वो मदर के साथ हो सकता है, शनि अगर है तो वो आपके ऑफिस, आपके प्रोफेशन, आपके वर्क लाइफ के साथ हो सकता है। अगर वहीं पे बुध है तो आपके बिजनेस के साथ हो सकता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपका बुध चंद्रमा के साथ है, बुध और मून जो है उनका कंजंक्शन है 6ठे भाव में है, या फिर
आपका षष्ठेश बुध है जो कि चंद्रमा के साथ कंजंक्ट हो गया, तो ट्रेडिंग के साथ हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि भैया मुझे एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा है कि ट्रेड मत करो, या फिर मैं औरों को एडवाइस बहुत अच्छी दे देता हूँ बट कम्स टू मी, खुद के डिसीजन मेकिंग में मुझसे वो परफेक्ट डिसीजन नहीं लिए जाते। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि आपका ये पर्टिकुलर प्लेसमेंट या अलाइनमेंट आपके उस ट्रेड को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, या उसके ऊपर प्रारब्ध का उसने प्रभाव डाल रखा है। इसी के साथ साथ अगर यहाँ शुक्र हो, 6th में शुक्र है, या फिर आपका षष्ठेश मान लीजिए, आपका षष्ठेश है जुपिटर, और जुपिटर और शुक्र का कंजंक्शन है, या जुपिटर शुक्र का एक्सचेंज है, दिस वे दैट वे यू वांट टू टेक इट, तो क्या होगा, आपके संबंध में, विवाह में, रिलेशनशिप में, अट्रैक्शन में आपको प्रारब्ध दिखाई देगा। आप उन लोगों से जब मिलेंगे जो कहते हैं कि भैया हमेशा हम जो है वो कुछ कार्मिक पीपल ही अपनी लाइफ में क्यों एंटरटेन करते हैं या क्यों इनवाइट करते हैं, उसका रीज़न सिंपल है कि भैया आपका ये प्रारब्ध है जो आपसे ये चीज़ करवा रहा है, जिससे आप कार्मिक लोगों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करवाओगे या इन्वॉल्व करोगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए ये प्लैनेट राहु हो जाता है तो आपके तो कार्मिक नॉट ही बने हुए हैं, मतलब फैमिली लीनिएज में ही जो प्रारब्ध है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में राहु या केतु अगर आपके 6th लॉर्ड हों, या आपका षष्ठेश कहीं भी राहु या केतु के साथ जुड़ा हुआ है, तो 2 से 3 चीज़ें आपको देखनी चाहिए। पहला, फैमिली में कोई अनडायग्नोज हेल्थ इशूज़ तो नहीं है, मतलब कई बार होता है ना कि डॉक्टर के पास जाते हैं, फीस देने के बाद तो कोई इशू नहीं निकलता, और फीस देने से पहले पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है। गॉट इट? देने से पहले दर्द है, दे दिया एक बार, उसके बाद दर्द खत्म। राहु केतु अनकंडीशनल पहले से आ रहा है, जो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। कई बार ये राहु केतु की वजह से ब्लैक मैजिक, तंत्राज इफेक्ट, कि ऐसी कोई चीज़ है कि हमारे जीवन में, हमारी लाइफ के ऊपर, इस प्लैनेट से हमें उसके बारे में पता लगता है। आइडेंटिफाई दैट। अगर यही 6th लॉर्ड मान लीजिए आपका राहु के साथ कंजंक्ट हो गया, तो हम यही बात कहेंगे कि भैया कुछ ऐसी प्रॉब्लम मुझे यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है या चलती हुई दिखाई दे रही है, कि कुछ ऐसी समस्या, ऐसी ट्रबल, ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं। बात करते हैं अबाउट प्लैनेट केतु, तो केतु भी यही इंडिकेट करता है जिसके बारे में मैंने आपसे अभी कहा, बट केतु में थोड़ी चीज़ें बदल जाती हैं। केतु में क्या होता है, केतु में व्यक्ति अपने कर्मों को, अपने बंधनों को कट करना चाहता है। 6th हाउस में राहु वर्सेस 6th हाउस में केतु, अगर हम ये समझना चाहें कि आपका षष्ठेश राहु के साथ है या केतु के साथ है, ये समझना चाहते हो, 6th हाउस में अगर आपका राहु है तो आप ये फील करोगे, महसूस करोगे कि आप इन जनरल ज़्यादा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। वहीं अगर केतु है तो वहाँ पर आप महसूस करेंगे कि आप इन जनरल कर्मों से भाग रहे हैं, बच रहे हैं, कट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक पर्सन है, उसको पता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में जाना ठीक नहीं है, बट राहु अगर 6th में, तो क्या होगा, उसको ऐसा पर्सन मिलेगा जो उसको फोर्स करता है, परेशान करता है। आपके मान लीजिए ऑफिस में है तो वो आपको परेशान कर रहा है, वो आपको परेशान करता है टू डू और कमिट समथिंग रॉन्ग। और वहीं केतु है तो वो परेशान नहीं करता, वहाँ आप बच जाते हो, निकल जाते हो, बाहर आ जाते हो। इसे ठीक है भाई, मैंने मान लिया यहाँ कोई दिक्कत है, आई विल नॉट टॉलरेट दैट, मैं टॉलरेट ही नहीं करूँगा। इसीलिए केतु यहाँ पर आइसोलेशन, सेपरेशन, डिस्टेंस, अलोन फील ज़्यादा करवाता है, राहु कम फील करवाता है। ये एक सॉर्ट ऑफ हमने प्लैनेटों के बारे में देखा है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है कि भाई ये कब मैनिफेस्ट करेगा, और मैरिज में कब मैनिफेस्ट करेगा, करियर में कब मैनिफेस्ट करेगा। तो 2 अलग अलग हम सेट बना लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई मेरी मैरिज जो है वो प्रारब्ध से ही है क्या, या मेरे पास वहाँ फ्री विल है। देखिए, मैरिज प्रारब्ध से कब होगी, जब आपका मैरिज सिग्निफाइंग कोई भी प्लैनेट जैसे शुक्र, सप्तमेश, दारा कारक, ये आपके 6ठे भाव में आ जाए, या षष्ठेश के साथ कोई संबंध बन जाए। एक्सट्रीम कार्मिक मैरिजेस वही होती हैं या प्रारब्ध से डिफाइंड मैरिज होती है, मतलब जहाँ पर कंट्रोल आपके पास है ही नहीं। कोई व्यक्ति आपसे आके कहे ना कि भाई देखो तुमको ये भी देखना चाहिए था उस व्यक्ति में, तो उससे कहना कि तुम ज़्यादा समझदार मत बनो, आई नो एवरीथिंग, बट ये मेरे कंट्रोल में नहीं था। जब आपका 6th और 7th में सीधा कोई संबंध बन जाए, 6ठे भाव का स्वामी 7वें में, 7वें का स्वामी 6ठे में, ठीक है। दूसरा, आपका वीनस 6ठे में बैठा है। तीसरा, आपका दारा कारक 6th में बैठा है, मतलब सीधा उसमें आपको दूसरे किसी बाय 3rd प्लैनेट या 4th प्लैनेट जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई और प्लैनेट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। आपने देखा कि मेरी कुंडली जो है वो है मेष लगन की, सप्तमेश मेरा बनता है शुक्र, और वो 6ठे में जाके बैठा है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं मेरा जो संबंध है वो प्रारब्ध से डिफाइन है। मैं उसमें कितनी भी अपनी तरफ से कोशिश कर लूँ, एनर्जी इन्वेस्ट कर लूँ, बट इट विल बी डोमिनेटेड बाय प्रारब्ध ओनली, वो उसके साथ डिफाइन रहेगा। अब आपको ये देखना चाहिए कि मेरा प्रारब्ध अच्छा है या बुरा है। मैंने आपको कुछ हाउसेस बताए हैं, 3रा, 6ठा, 8वां, 10वां, 11वां, 12वां, ठीक है। अगर इनके साथ कोई भी संबंध आपके सप्तमेश का बन रहा है, मैरिज सिग्निफाइंग प्लैनेट्स का बन रहा है, या फिर 6ठे का स्वामी इन भावों में जाके बैठा हुआ है,
कि आपका शुक्र तो 7th का लॉर्ड तो आके बैठा है आपके लेट्स से आपके 6th हाउस में, और आपका बुध जो है बैठ गया है आपके 8th में, ठीक है, क्योंकि बुध ज़्यादा दूर जा नहीं सकता, इसलिए मैक्स टू मैक्स वी आर टेकिंग द 8th, वही ज़्यादा से ज़्यादा खिंच के इतना पहुंचा होगा। और तो ऐसा अगर है कि भाई छठे का स्वामी जो है वो तो अच्छे बेनिफिक भावास में है, इसका मतलब है कि प्रारब्धा इज हेल्पिंग और सपोर्टिंग यू इन योर मैरिज। बट अगर इसका रिवर्स हो गया, मान लो वो केंद्र में बैठ गया, पीड़ित हो गया, कंबस्ट हो गया, रेट्रो हो गया, कुछ भी अगर उसके अंदर और मैलेफिक टेंडेंसीज आ गई तो वो संबंध को सर्वाइव शायद ना करने दे, या वो ऐसा बन जाएगा कि भैया ना तो निगला जाता है ना उगला जाता है, बस इसके साथ जीना पड़ रहा है, ये ऊर्जा वो डाल देता है। दूसरी बात हम करते हैं कि एक्सचेंज है किसी तरह का। कई लोगों का क्या होता है कि 6th का लॉर्ड 7th में बैठा है, फिर भी मैरिज बहुत अच्छी तरह वर्कआउट कर रही है। ये कैसे कैटेगरीज में हो सकता है, जैसे छठे भाव में है कैप्रिकॉर्न राशि, 7वें में कौन सी आएगी, कुंभ, शनि छठे का भी स्वामी है 7वें का भी स्वामी है, तो अपनी स्थिति उसने बरकरार रखी हुई है। अब यहाँ पे हमें ये समझ आता है कि अगर प्लैनेट खुद की राशि में बैठा हुआ है, शुक्र आपका मैरिज का लॉर्ड है, 7th का लॉर्ड है, फॉर्मेश लगन कि भाई 7th का लॉर्ड है, अब वो छठे में नहीं गया, 6th में नहीं गया, लेकिन वो बुध के साथ कंजंक्शन में है दूसरे भाव के अंदर, दूसरे भाव में वृषभ राशि आएगी, तो इसका अर्थ है कि वो सुरक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि प्लैनेट यहाँ पर स्वय राशिगत है। तो अगर आपका प्लैनेट स्वय राशिगत हो, षष्ठ छठे भाव में है, छठे भाव के साथ कंजंक्ट है, 6th लॉर्ड के साथ कंजंक्ट है, बट स्वय राशिगत है, तब भी प्रारब्धा मैलेफिक ऊर्जाएं प्रदान नहीं करता, तब भी वहाँ पर सिचुएशन बेनिफिक बनी रहती है। तीसरा, अगर आपका दारा कारक छठे में आ गया तो ये मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं आप अपने संबंध में, अपनी मैरिज में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, अगर ये लगन में है तो। और अगर ये नवमांश में भी वैरी कर गया कि भाई नवमांश में भी छठे में है, लगन में भी छठे में है, तो मैं नोट डाउन करके कह सकता हूँ कि व्यक्ति मैरिज कंसल्टेशन ले रहा है, जानना बहुत चाहता है, बट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। जब मैरिज की बात आएगी तो अपने कदम पीछे खींच लेता है। ये भी यहाँ पे होता है कि मैं इतने ट्रॉमा खा चुका हूँ, पहले ही इतना सफ़र कर चुका हूँ कि आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, मैं तो बस नई नई इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, साहब मुझे कुछ और 2-4 बातें पता लग जाए। दूसरी बात आती है आपके ऑफिस के बारे में। कई लोगों को लगता है कि उनकी करियर, उनकी जॉब ही प्रारब्ध है, मतलब जॉब में ऐसा फील कर रहे हो कि कितना भी मैं एफर्ट दे दूँ, कितनी भी मैं कोशिश कर लूँ, बट चीज़ें मेरे लिए बेनिफिट नहीं होती। नो अमाउंट ऑफ एफर्ट, नो अमाउंट ऑफ चीज़ें मुझे ना प्रमोशन की तरफ लेके जाती हैं, ना और किसी चीज़ की तरफ। वर्क पॉलिटिक्स होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, डोमिनेट करा जाता है मुझे काम के अंदर। आपको देखना है आपका 10th लॉर्ड, आपका 10th लॉर्ड क्या आपके 6th के साथ किसी भी कंजंक्शन में है, 10वें का स्वामी मान लो छठे में ही बैठ गया, ऑफिस और वर्क इज प्रारब्ध। सेकंड, आपका शनि आपके छठे में बैठ गया, आपका ऑफिस प्रारब्ध से डिफाइन है। आप हो सकता है कि वहाँ पर, क्योंकि शनि महाराज है, तो अपनी एनिमी से, अपनी ऑब्स्टेकल, अपने चैलेंजेस के साथ 2-2 हाथ कर लो, बट प्रारब्ध का मतलब वो फ्री विल लिमिट हो जाती है। फिर वहाँ पे ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे, मैं कई लोगों को देखता हूँ, भाई आप ऑफिस छोड़ दीजिए ना, जॉब छोड़ दीजिए, दे से कि भाई जॉब तो मैं कल ही छोड़ दूँ, लेकिन मैंने EMIs ले रखी हैं बहुत अधिक, मेरा पूरा ढंचर बिगड़ जाएगा। गॉट इट? मतलब आपके पास वहाँ फ्री विल नहीं बचती है। कई बार लोग आपसे कहते हैं ना कि तुम्हारे लिए इंजीनियरिंग अच्छी थी, तुम मेडिकल में क्यों आ गए? चार्ट से उन्होंने देखा कि आपके लिए इंजीनियरिंग अच्छी थी, आप मेडिकल में क्यों आ गए? बट आपका वो प्रारब्ध है कि भाई मुझे भी ये पता था, मुझे भी ये लग रहा था, बट मैं बदल नहीं सकता। जहाँ पर ये पॉइंट आ जाए कि आई जस्ट कांट चेंज इट, वहाँ हमें प्रारब्ध की डेफिनेशन देखनी पड़ती है। तो ये सेकंड पॉइंट हो सकता है कि आपका जो शनि है आपके 6th के साथ कनेक्ट कर गया, छठे में बैठा हुआ है, या षष्टेश के साथ कंजंक्शन में है। आपका 10th का लॉर्ड आपके 6th में बैठ गया, 2nd का लॉर्ड आपके 6th में बैठ गया, 6th का लॉर्ड आपका इन प्लैनेटों के साथ जुड़ गया है, कैसे ना कैसे, तो आप उसको प्रारब्ध कहेंगे। लेकिन ये अच्छा है, मतलब ये बुरा नहीं है, इट इज़ गुड। गुड का मतलब क्या है कि उस समय जहाँ पर लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कम से कम तुम्हारे पास वो तो है, भाई मेरे पास जॉब सिक्योरिटी तो है, ये एक अच्छी बात है। दूसरा, हाँ, प्रमोशंस में या अपग्रेडेशन में ये थोड़ी डिफ़िकल्टी देता है। अगर आपका ये जो प्लेसमेंट है 3रे, 6ठे, 8वें, 10वें, 11वें, 12वें इन भावों में नहीं है तो थोड़ी डिफ़िकल्टी देता है। इन भावों में है तो इसका मतलब है कि आप अपने ऑफिस में जाके कहोगे कि तुम्हें जितनी ट्रबल करनी है कर लो, बट मैं सारी समस्याओं का समाधान निकाल दूंगा। और तीसरा, थर्ड टेक्निक, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इट इज़ इनकम मेकिंग प्लैनेट में कई बार जुपिटर भी आता है, तो जुपिटर का भी छठे भाव को दृष्टि देना या छठे भाव में बैठना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल एंड रीज़न गोज़ टू EMIs।
कि मैंने इतनी EMIs ले रखी हैं कि पहले उनसे तो निकल जाऊँ, तब जाके आई विल एडजस्ट माई ऑफिस, तब जाके मैं अपने ऑफिस को या वर्क लाइफ को एडजस्ट करूँगा। ये भी हमें यहाँ से पता लगता है। तो हमने मैरिज को देखा, हमने कैरियर डेफिनेशन को देखा कि ये दोनों कब प्रारब्ध से प्रभावित होती हैं या इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। आज के सेशन को रखते हैं यहीं तक लिमिटेड। नेक्स्ट सेशन में हम हाउसेस को बहुत डिटेल में डील करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आपको ये टेक्निक्स पसंद आई हैं या नहीं, सेशन इस फॉर्मेट में पसंद आ रहा है या नहीं, वो हमें अपडेट कीजिएगा। और हम क्या बेहतर कर सकते हैं वो बताइएगा, ताकि हम चीज़ों को बेहतर करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकें, आप भी मैक्सिमम सीखें और हम भी मैक्सिमम अपनी नॉलेज शेयर कर पाएँ। बी इन टच, कनेक्टेड रहिए। ऐसे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। हाँ, उस